नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। और पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारे स्टूडियो में आई हैं फिजियोथेरेपी की डॉक्टर रेखा नाथ, जो कि आज हमसे बात करेंगी व्यायाम, क्रिया या वर्जिश की, जिसे हम साधारण अंग्रेजी में कहते हैं एक्सरसाइज। और मैं अपने सुनने वालों को ये भी बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो के अंदर कुछ आमंत्रित श्रोता भी आए हैं और वो भी उत्सुक हैं डॉक्टर रेखा नाथ से कई सारे सवाल करने को। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि क्या होती है ये वर्जिश, एक्सरसाइज, व्यायाम या क्रिया, और किन रूपों में हम इन्हें कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल आपने किया है कि जब लोग एक्सरसाइज या वर्जिश के बारे में सोचते हैं, वो होता क्या है। वर्जिश जो है एक रिसर्च पेपर है जिसमें लिखा है, उसका टॉपिक ही यही है कि एक्सरसाइज इज मेडिसिन, मतलब वर्जिश ही एक औषधि है। अगर इस औषधि को हम एक गोली में भर सकते तो ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दी जाती, हर एक डॉक्टर ये सबसे टॉप पे यही गोली सबको प्रिस्क्राइब करता। जी हाँ, मुझे एक डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि अगर लोग बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तो एक्सरसाइज ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मुफ्त की दवा है और ये इतनी शक्तिशाली है कि इससे आपको इतना लाभ होगा कि आप इसके लाभ सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो मोटी भाषा में जो आम लोग समझते हैं वो जानते हैं कि इसका मतलब है हाथ पैर को हिलाना डुलाना। तो फिर वो ये भी अपनी एक लॉजिक देते हैं, अपना तर्क देते हैं, तुक देते हैं कि हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन धोते हैं, हम रोज सुबह पानी भरने जाते हैं, हम रोज सुबह दूध सब्जी लेने जाते हैं, ये भी तो एक तरीके की वर्जिश है, ये भी तो एक्सरसाइज है। तो इसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें कितना सत्य है और कितना भ्रम है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप उठ के चले फिरें, हिलते डुलते रहें, वो बैठने से तो कहीं अच्छा है। तो सही है कि आप अगर अपना घर का काम खुद करें, सब्जी भाजी डालने जाएं, तो आप चलेंगे फिरेंगे, कुछ वेट्स भी उठाएंगे, तो वो सब गिना जाता है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मगर एक्सरसाइज बहुत प्रकार की होती हैं और हमें हर प्रकार के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और वो क्यों जरूरी होती है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे जैसे हम बहुत बैठते हैं तो हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, वो मुलायम और फ्लेक्सिबल नहीं रह जाते हैं। तो टाइटनेस की वजह से आपके जोड़ों पे, जैसे एक जोड़ में दोनों साइड मसल है, अब हड्डी अपने आप तो नहीं खड़ी होती है, उसको खड़ा करने के लिए मसल्स ही होते हैं, मांसपेशियां होती हैं। तो वो अगर कस जाएं तो आपके वो मसल इम्बैलेंस से कि एक तरफ कसा है एक तरफ ढीला है, वो जोड़ पे इतना असर करता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी रोकी जा सकती है अगर आप रोज फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग करें। योगा जैसे बहुत बढ़िया होता है। अब योगा में अगर आप सूर्य नमस्कार करें, उसमें करीब करीब सारे मेजर मसल ग्रुप हाथों में, पैरों में वो स्ट्रेच होते हैं। मगर उस पे मैं क्या करती हूँ कि रिसर्च साइंस अप्लाई करके, जैसे कई लोग कहते हैं मैं तो जी 100 सूर्य नमस्कार करता हूँ। 100 करने से ये कोई एरोबिक कार्डियो एक्सरसाइज नहीं है जिससे आपके हार्ट और लंग्स के फायदा हो रहा है, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। तो बेस्ट स्ट्रेच तब होता है कि आप एक एक पोस्चर, जो सूर्य नमस्कार में बहुत पोस्चर्स होते हैं, अगर आप एक एक पोस्चर को 30 सेकेंड रोक के रखें और पूरा रूटीन जो सूर्य नमस्कार का है उसको सिर्फ 3 बार करें, वो उससे आपके बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल और अच्छी रहेगी कि आपका ना जोड़ों में दर्द होगा, ना मसल्स में टाइटनेस से दर्द होगा। अब जैसे मैं टेनिस खेलती हूँ, मगर मैं रोज अपना सूर्य नमस्कार करती हूँ सुबह। तो जब मैं टेनिस के लिए जाती हूँ, मेरा कोच हमेशा कहता है आप स्ट्रेचिंग कर लो जी, और मैंने नोटिस किया है कि मेरा सूर्य नमस्कार इतना इफेक्टिव है कि पहले मैं टेनिस के पहले और बाद में स्ट्रेच करती थी, अब भी थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी बॉडी अब इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है, रोज सही तरीके से साइंस अप्लाई करके मैं अपना योगा करती हूँ
कि मुझे बॉडी एक्स और मसल पेन्स और जॉइंट पेन्स नहीं होते हैं। तो इससे आपकी इंजरी प्रिवेंशन, जैसे लोग जब बहुत विग्रस कोई एक्सरसाइज एकदम से साल भर से खेला नहीं है, टेनिस चले जाए खेलने या दौड़ लगाने लग जाए कि बहुत जोश चढ़ गया है, आज फर्स्ट न्यू ईयर का पहला दिन है, मैं इस साल खूब एक्सरसाइज करूंगी, और फिर एकदम से दौड़ने लग जाए तो आपको इंजरी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये जब आप बात कर रही हैं एक्सरसाइज की और टेनिस की और योगा की, तो देखिए अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक नौजवान लड़की अपनी बहन की शादी में स्टेज पर डांस कर रही थी और डांस के स्टेप्स करते करते एकदम से वो लड़खड़ा के गिरी और किसी को समझ में नहीं आया, उसे एक हार्ट अटैक आया था और वो तुरंत उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही पहले भी कई एक वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें लोग डीजे की म्यूजिक पर शादी में डांस कर रहे थे, कोई दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा, कोई एरोबिक एक्सरसाइज जिम में कर रहा था और तुरंत के तुरंत उन्हें वहीं हार्ट अटैक हुआ, वो गिर गए, किसी को समझ में भी नहीं आया क्या हुआ और वो मर के चले गए। इन बातों से अब लोग डरने लग गए हैं कि कितना हमें करना चाहिए और कितना नहीं, और ये यंग नौजवान लोगों के साथ हुआ है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कुछ मेहमान जो सबके सब नौजवान हैं और उनके मन में कई सारे सवाल हैं, कई सारे डर हैं, वो बहुत ही उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अनुभव को बुलाऊंगी। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरी जो मदर हैं उनको कुछ साल पहले सर्वाइकल हो गया था गर्दन के पीछे तरफ, और वो थोड़ा स्वेलिंग हो गया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सा सही हो गया। अच्छा। लेकिन अब हम नोटिस कर रहे हैं कि वो फिर से थोड़ा सा स्वेल कर रहा है। अच्छा, अब आप अगर हमारा रूटीन देखें, कोई भी इंसान सुबह जब उठता है तो हर वक्त जो भी एक्टिविटी करता है सामने झुक के करता है। सबसे पहले हम मंजन करते हैं तो सामने झुकते हैं, फिर बिस्तर बनाते हैं तो सामने झुकते हैं, कपड़े पहनते हैं तो सामने झुकते हैं, खाना बना रहे हैं। आप एक भी एक्टिविटी का उदाहरण दे सकते हैं जो हम पीछे झुक के करते हैं? सोच सकते हैं कुछ भी? ज्यादातर काम तो थोड़ा झुक सामने होता है। तो आप ये सोचिए कि अगर हम पूरी लाइफ फॉरवर्ड बेंडिंग, और आजकल तो ये फोन और आईपैड और स्क्रीन्स और कंप्यूटर्स उससे और भी ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारा पोस्चर नेचुरल अलाइनमेंट में नहीं है। अगर हम हर वक्त फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम इसी से स्टार्ट होता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग से हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके बीच में डिस्क होते हैं सॉफ्ट, वो डिस्क पीछे से बल्ज हो जाते हैं। जब वो बल्ज होते हैं उन पे नसों पे प्रेशर पड़ता है और वो पेन आपके हाथों तक रेडिएट हो सकता है। पोस्चर क्वेश्चन में आपको बता रही थी कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे हम एज भी नहीं, पर हमको सबको हर उम्र पे अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आजकल मुझे इतने सवाल आते हैं, यंग लोग जो सारा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो कीबोर्ड उसकी भी एर्गोनॉमिक्स होती है, कितने हाइट पे होना चाहिए, स्क्रीन कितने हाइट पे होना चाहिए, ताकि आप नेचुरल अलाइनमेंट में रहें और फॉरवर्ड ना बेंड करें। तो दूसरी बात है जो आप अपनी मदर के बारे में बोल रहे थे कि रेकरेंस हो रहा है, क्योंकि अक्सर डॉक्टरों के पास टाइम नहीं होता जब बैक एक हो या नेक एक हो कि वो आपकी मसल स्ट्रेंथ चेक करें। और अगर आप देखें जो नेक एरिया है वहां सपोर्ट क्या है? सिर्फ मसल्स का। तो अगर मसल स्ट्रेंथनिंग और पोस्चर आपने नहीं की और स्ट्रेचिंग, तो वो रेकर हो सकता है। तो जब वो एक बार अक्यूट स्टेज, तो आपने पेन की दवाई खा ली, वो चली गई। लेकिन अगर आपने उसका रूट कॉज नहीं ठीक किया कि दिन भर आप ठीक पोस्चर में बैठें, फिर आप स्ट्रेचिंग भी करें और वो जो स्पाइन को सपोर्ट कर रहे हैं वो मसल्स को स्ट्रेंथन भी ना करें, तो वो दोबारा होगा। मतलब बेसिकली ये है कि पोस्चर भी और स्ट्रेचिंग भी इम्पोर्टेंट है, एंड स्ट्रेंथनिंग। सो जैसे हमारा स्केलेटन है ना, अगर आप हेड के बीच में देखें तो नेक में सिर्फ मसल सपोर्ट है। फिर जो थोरैसिक एरिया है जहां रिब्स हैं, रिब्स स्पाइन को पकड़ रखता है, तो वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों को होता है कि इस एरिया में बैक पेन हो। फिर उसके नीचे जहां हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, नीचे ऑर्गन के लंबर एरिया में, वहां भी एब्डोमिनल मसल और बैक मसल ही स्पाइन को सपोर्ट करता है। इसीलिए 80% अडल्ट्स को बैक एक होता है, एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ, एक बार जिंदगी में हो ही जाता है। तो क्योंकि हम लोग उन मसल्स का ख्याल नहीं रखते हैं,
स्टमक मसल्स और एब्डोमिनल। जो लोग बहुत जिम जाके माचो कि मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, वो सब, पर वो सुपरफिशियल है ना। कोर स्ट्रेंथनिंग सबको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब आपको बहुत ही उत्सुकता से देख रही हैं, ये यंग एक हमारे सामने लड़की बैठी हैं और बहुत ही स्पॉटी अपनी पहनी है कि जैसे लगता है कि वो वर्जिश के लिए एकदम तैयार हैं, पर इनके मन में कई सवाल हैं। ये है हमारी माही। माही, आइए, आप क्या डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगी? मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे लोग अपने 30s में एंटर करते हैं या 30 से 40s में एंटर करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं और हमें खुद समझ में नहीं आता है ड्यूरिंग दैट जर्नी कि अचानक से लो बॉडी लेवल या पेन हम फील करते हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू? किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं टू हैव अ सस्टेनेबल जर्नी? एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपने इतना बढ़िया सवाल किया क्योंकि ये आपके करियर का पीक टाइम है जब आप सिर्फ करियर के बारे में सोच रहे हो और अपने बारे में नहीं सोच पाते हो, और वो धीरे धीरे निग्लेक्ट से फिर जैसे जैसे आप 40s, 50s, 60s में आपको बॉडी पे बहुत असर पड़ने लगता है। तो इसका एक मैं रिसर्च स्टडी बताऊंगी कि जब आप 30s में होते हैं, उस डेकेड में अगर आप रेगुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ना करें तो आपका 8% मसल मास कम हो जाता है, यानी कि आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं बाय 8% एवरी डेकेड। तो आप सोचिए कि जब आप 60s तक पहुंचे हैं, you've lost 24% of your muscle mass. That's a surprising number. It is, and it's shocking because लोगों को पता नहीं लगता है कि क्या होता है कि आपका मसल फैट रेशियो चेंज हो रहा है अगर आपने सही तरह की एक्सरसाइज नहीं करी है। क्या होता है कि मसल या मांसपेशियां कम हो जाती हैं, चर्बी ज्यादा हो जाती है। वो रेशियो, जब बॉडी में चर्बी है, चर्बी तो सिर्फ वहां बैठी रहती है, मसल जो है, मसल कॉन्स्टेंटली एनर्जी बर्न करता है। और जब आप हेल्थी हैं, आपको कोई पैरालिसिस नहीं है, आर्थराइटिस नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर आप सही वर्कआउट करें तो आप उस मसल स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ा के रख सकते हैं और वो 8% लॉस की जरूरत है ही नहीं। पर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो वो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या करें। हमने अभी बात करी थी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ और पॉस्चर की, कि दोज 2 एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इसमें अब मैं बताऊंगी कि स्ट्रेंथनिंग क्या होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक टॉक दी थी और 100 लोग थे और इतने लोगों के हाथ ऊपर हुए कि स्ट्रेंथनिंग से आपका मतलब क्या है। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वो होती है जहां आप मसल्स पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस, तो ये 4 तरीके से करी जाती है। पहला है कि आप अपनी बॉडी वेट यूज करें, तो जैसे पुशअप्स करते हैं, सिटअप्स करते हैं, इसमें आप अपना ही बॉडी वेट उठा रहे हैं। लेकिन वो ग्रेविटी से अगर आप सही पोजीशन में करें तो ग्रेविटी से काफी उसमें वेट आपको उठाना पड़ता है। जैसे ओल्डर पीपल हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे उनको पता भी नहीं लगता है कि हमारा इतना मसल लॉस हो गया है कि हमको अब अपने आप उठना मुश्किल हो रहा है कुर्सी से, कि हमको हाथ से जोर लगा के उठना पड़ता है। तो इसका साइन ये है कि उनके लेग मसल्स इतने वीक हो गए हैं कि अब हाथ बिना लगाए वो उठ ही नहीं सकते। ऐसा भी देखा गया है कि वो एक तरफ लीन हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक साइड लीन होके चल रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो नहीं पता चल रहा है, तो वो उनका बैलेंस भी अफेक्ट हो जाता है। मैं बता रही थी कि सबसे पहला तरीका है स्ट्रेंथनिंग का कि बॉडी वेट एक्सरसाइज। जी। दूसरा तरीका है कि आप डम्बेल्स या कोई आउटसाइड वेट, या जैसे पिछले क्वेश्चन में कोई पूछ रहा था कि सब्जी भाजी लाना, बहुत बढ़िया है कि आप खुद अपनी सब्जी उठा रहे हैं तो 2-4 किलो उठाएंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर तीसरा तरीका है कि रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं, ऐसे स्ट्रेची वाले इलास्टिक बैंड, आप किसी भी स्पोर्ट्स स्टोर में चले जाएं, वहां बैंड्स, तो उसके साथ भी आप रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस कर सकते हो। फिर चौथा तरीका है कि आप जिम जा सकते हो, अगर आपको जिम आपके पास है और आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको अच्छा लगता है तो बेशक जिम में मशीन्स होती हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिम जाना है। जैसे मैंने कहा, अब मेरे इतने और इंटरेस्ट हैं कि मैं सारा अपना रूटीन घर में कर लेती हूँ और कुछ एस्पेक्ट्स बाहर जाती हूँ, जैसे वॉकिंग या टेनिस या स्विमिंग, जो एरोबिक, कार्डियक, हार्ट और लंग्स के लिए। तो स्ट्रेंथनिंग आप ऐसे कर सकते हो इन तरीकों से।
थैंक यू, आई थिंक वेरी हेल्पफुल। You're welcome. डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में और भी कई नौजवान हैं और अब हमारे पास ये युवक हैं राजीव, जो कि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि जस्ट मैं जिम जाता था पहले, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको, फॉर आलस भी कह सकते हो उसको, लेजीनेस भी। और फिर कुछ टाइम बाद मैंने एक इंसिडेंट भी देखा जिसमें मेरी पर्सनल जिम में एक युवक का, एक मैन जो कि 35 ईयर के रहे होंगे, उनका अचानक हार्ट अटैक हो गया उठे इन जिम में। तो जस्ट मुझे काफी हर्ट हुआ इस चीज को देख के, मैं काफी डरा भी। तो मतलब ये आप मुझे बताइए कि यंग लोगों को इस चीज से इफेक्ट क्यों हो रहा है, ये चीज इफेक्ट क्यों कर रही है? तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ चीजें जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो भी लाइफस्टाइल से इम्प्रूव हो सकती है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ होगा, या आजकल जैसे बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे हम लोग बोलते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, कि आप अगर छोटे किसी बच्चे को देखो वो कितना उछल कूद करते हैं, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, एक तो आजकल ये वीडियो गेम आ गए हैं, उसको बैठ के उससे कोई एक्सरसाइज, कोई लाभ नहीं होता। फिर जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आप गलत खाना खाते हैं, ये मैकडॉनल्ड और सारा फ्राइड खाना, फास्ट फूड कहते हैं, जो फ्राइड खाना होता है, मैदा बहुत ज्यादा खाते हैं, तो काफी यंग उम्र में भी लोगों का वो मसल फैट रेशियो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो खराब हो जाता है। तो अगर ज्यादा फैट है तो आपको सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है। तो एज कोई फैक्टर नहीं है। मैं एक स्ट्रोक रिहैब सेंटर में काम करती थी, एमरी यूनिवर्सिटी में, और मैं उस टाइम 40 साल की थी, और मुझे इतना शॉक लगता था जब कोई 35 या 40 साल का व्यक्ति आता था जिसको स्ट्रोक हुआ। अब स्ट्रोक क्या होता है कि हार्ट अटैक में एक क्लॉट आपकी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक करता है। स्ट्रोक में एक क्लॉट आपके हेड के दिमाग में कोई आर्टरी ब्रेन में होती है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो कारण सेम है दोनों का। अगर आप ये फैक्टर्स रखें माइंड में कि हमको फिट रहना है, खाना भी सही नियम से खाना है, हमारी जीवन शैली सही होनी चाहिए, हमको एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह करनी चाहिए, तो आप ये सब अवॉइड कर सकते हैं। तो हो सकता है अब उस लड़के की मैंने केस हिस्ट्री तो देखी नहीं है कि या तो वो उसका लाइफस्टाइल ऑलरेडी इतना खराब था, क्योंकि आप देखेंगे कि कई छोटे बच्चे 20s 30s में भी जब वो गलत खाना खाते हैं तो काफी मोटापा हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आजकल जो भी जनरेशन है मतलब काफी फास्ट फूड के लिए आगे बढ़ रही है। हाँ जी। तो उस जो इंसिडेंट हुआ उसके साथ वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका खान पान ठीक नहीं रहा होगा और जीवन शैली लाइफस्टाइल भी नहीं। तो मतलब काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मैं पता चला कि मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में और किस चीज के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में एक और युवती मौजूद हैं और इनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये शादीशुदा ही नहीं, 2 बच्चों की माँ भी हैं, लेकिन इनको अपने लिए भी कुछ पूछना है, अपने परिवार से संबंधित उनके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ पूछना है। तो अब आपसे कुछ सवाल पूछेंगी श्वेता। थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मेनोपॉज भी एक कंडीशन होती है जब औरतों को बहुत प्रॉब्लम होती है। व्हेनेवर यू कम टू योर 40s ऑफ एज आप आ जाते हैं, तो उस केस में, उस सिनारियो में हमें क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि एट टाइम्स वी डोंट फील लाइक एक्सरसाइजिंग, बहुत थका थका महसूस होता है, बहुत बॉडी में भी बहुत बॉडीली चेंजेस आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये चेंजेस तो बहुत आते ही हैं, लेकिन हमको अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करनी चाहिए ताकि हम हेल्थी रहें। पर मूड पे भी बहुत इफेक्ट होता है हार्मोन्स का। तो अगर किसी दिन आपको लगे कि आज ज्यादा ही थकान है, तो कम से कम आप अपनी स्ट्रेचिंग कर लें, उससे नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि स्लीप भी बहुत अफेक्ट होता है मेनोपॉज में लोगों का, मूड अफेक्ट होता है। कोई भी आप वर्जिश करेंगे उससे एक्चुअली हमारी बॉडी नेचुरल एंडोर्फिन्स, एनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है एक्सरसाइज से, जो आप कोई ड्रग, इलिसिट ड्रग्स भी लेके उतना नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो जितना एक्सरसाइज से। दैट इज कॉल्ड अ हैप्पी हार्मोन, राइट? हैप्पी हार्मोन्स, एब्सोल्युटली।
तो अगर आप स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करो, थोड़ा मूड इम्प्रूव हो रहा है, तो आप वॉक के लिए चले जाओ। नेचर के साथ, आप नेचर से भी शांति मिलती है वॉकिंग से। फिर आप थोड़ा स्पीड वॉकिंग करिए, तो फिर आपके वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और मूड भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो एक्सरसाइज के इतने फायदे होते हैं कि एंजाइटी, टेंशन, मूड, ये सब इम्प्रूव होता है। और मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा धीरे से स्टार्ट करिए, या कभी थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक जो आपको लगे वो सुन लीजिए, उससे आपका मूड इम्प्रूव हो गया। फिर आप ट्राई करिए। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके सीखने पड़ते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दैट इन्फॉर्मेशन मैम। डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते मैं आपसे सिर्फ एक बात का स्पष्टीकरण मांगूंगी। जब बात हो रही है एक्सरसाइज की और अभी आपने बात करी वॉकिंग की, तो एक मैक्सिम क्वोट किया जाता है हेल्थ आर्टिकल्स में, स्वास्थ्य संबंधी लेखों में। वो कहते हैं कि आखिरी और पहली लाइन उनकी यही होती है, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। चलना ही सर्वश्रेष्ठ वर्जिश है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी आखिर पे? सबसे पहले तो मैं एक गलत फहमी हटाना चाहूंगी लोगों के मन से। ये रिसर्च बेस्ड नहीं था जब लोग बोलने लग गए कि रोज हमें 10,000 स्टेप कदम चलने ही चाहिए। 10,000 रिसर्च बेस्ड नहीं है। अगर हम मॉडरेट स्पीड पे चलें, वो होता है 100 to 120 स्टेप्स पर मिनट। आजकल सबके फोन में पेडोमीटर रहता है, आप देख सकते हो आप कितने स्टेप्स चलते हो, तो उसको हम मॉडरेट स्टेप्स कहेंगे। अगर उस हिसाब से चले, इट इक्वल्स टू 3 miles per hour जी। एंड 1 घंटे में आप सिर्फ 6 या 7,000 स्टेप्स चल सकते हो। तो किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो 1 घंटा 40 मिनट 10,000 स्टेप रोज करें, और वो जरूरी भी नहीं है। तो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल का कहना है कि आपको मिनिमम 30 मिनट्स डेली वॉक करना है, 5 days a week। टोटल होना चाहिए 150 मिनट्स। अगर आपका 5 days a week टाइम नहीं है, आप उसी 30 मिनट्स को 1 hour कर लीजिए, लेकिन पूरे हफ्ते का टोटल 150 मिनट मिनिमम होता है आपका हेल्थ मेंटेन करने के लिए। अगर आपको हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आप उसको 30 से 45 करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, 45 से 1 hour करिए। ये मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज है। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं हम तो संडे के संडे रन कर लेते हैं। अब सिर्फ संडे करने से नहीं काम चलता है, पर जो लोग ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं उनका हार्ट रेट ज्यादा बढ़ता है, सांस लेनी पड़ती है, तो हार्ट और लंग्स के लिए बहुत बढ़िया होता है वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स खेलना, स्टेशनरी बाइक, जो भी, ये सब हम लोग एरोबिक फिटनेस बोलते हैं, जो हार्ट और लंग्स के लिए अच्छी होती है। तो इसके लिए जो विग्रस करते हैं उनको टोटल 75 मिनट से भी उतना ही फायदा होता है। जो लोग मॉडरेट करते हैं उनको 150 मिनट्स करना चाहिए। एक एस्पेक्ट रह गया है हम लोग का। हम लोग ने बात करी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, पोस्चर और ये एरोबिक कार्डियक फिटनेस की। तो 5वां तत्व जो है, जो लोग बिल्कुल सोचते नहीं है बैलेंस। तो कोई तरह की बैलेंस एक्सरसाइज, खासकर जब आपकी उम्र 40-50 से ज्यादा हो जाए, आपको पता ही नहीं लगता है कि आपका बैलेंस धीरे धीरे खराब हो रहा है जी। आपके रूटीन में आपको बैलेंस भी नियम से, जैसे गाड़ी चलती है तो उसका व्हील अलाइनमेंट देखते हैं कि वो डगमगाए नहीं, बिल्कुल, तो ऐसे बिल्कुल। इंसान को भी अपनी बॉडी देखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो योगा में बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं बैलेंस के, जैसे वृक्षासन वगैरह, माउंटेन पोज, वो सब कर सकते हैं। तो उससे आपकी बढ़ती उम्र से बैलेंस खराब नहीं होगा, आप गिरेंगे नहीं, आपकी हड्डियां नहीं टूटेंगी, और आप पूरे होश और जोश से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें चलते रहना चाहिए, हिलते डुलते रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बार फिर मैं अपनी प्रोग्राम प्रोड्यूसर अमिता शर्मा की तरफ से, अपने प्रोडक्शन मैनेजर दिलीप की तरफ से, हमारे स्टेशन मैनेजर सुशील भारती की तरफ से और मेरे सारे आमंत्रित श्रोताओं की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे जो श्रोता है यहाँ पे, श्वेता और राजीव और अनुभव और माही, इन सबको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। इन सबको मैं यही एक वादा करती हूँ कि अगले हफ्ते आप फिर आएंगी और फिर एक पहलू लेंगी और हमको स्वस्थ रखने के कई सारे उपाय बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद मुझे रेडियो नोएडा में बुलाने के लिए, और मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप इतना कोशिश कर रही हैं कि सब जनता को हम लोग जागरूक कर सकें कि वो स्वस्थ रहने के लिए उनके अपने ही हाथों में है, वो अपने ही जीवन शैली से स्वस्थ रह सकते हैं।
107.4 Radio Noida.